जी बच्चों, तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक वो है फार्मूला यूनिट। अब सॉरी एम्पेरिकल फार्मूला। फार्मूला यूनिट आपका इससे पहले टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। अब हम फार्मूला यूनिट के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो कौन सा है? वो है एम्पेरिकल फार्मूला, या इसको आप दूसरा नाम क्या देते हैं? सिंपलेस्ट फार्मूला। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन देखें। दैट फार्मूला विच shows the simplest ratio of atoms inside a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटमों की सिंपलेस्ट उसका रेशो होता है, सादा तरीन निस्बत होती है, ये उसका क्या कहलाता है? एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये हम सिंपलेस्ट रेशो कैसे मालूम करेंगे और उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कैसे कहेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे आपको कोई ना कोई फार्मूला मिलेगा, उस फार्मूला को आप देखें कि आप किस तरह उसका एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करते हैं। देखिए, सिंपलेस्ट फार्मूला के लिए सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिला हुआ होना चाहिए। मैं सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसा कि ग्लूकोज है, जैसा कि आपको पता है बेंजीन है। क्लियर आ रहा है बेटा? देख लें इसमें। तो अब ये सिंपल फार्मूला हो गया। अब इसमें देखो रेशो, ये रेशो जो है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ये मॉलिक्यूल के अंदर जो होता है ये हाईएस्ट रेशो होता है, ग्रेटेस्ट रेशो होता है। अब इस रेशोस को आप देखो, आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर कर सकते हो, ऐसा मतलब नहीं करना कि सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, नहीं। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि इसका जो आंसर आपको मिले वो एक कंप्लीट नंबर में हो। ऐसे ना 1.5, 1.3.7 ये नहीं होगा, क्योंकि ये एटम है, एटमों का रेशो है। अब कभी भी यहाँ पे रेशो 0.5 आ गया तो आप कहेंगे कार्बन का हाफ एटम, एम्पेरिकल में हाफ, हाइड्रोजन का एटम हाफ तो नहीं हो सकता ना किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो इसलिए ये जब ग्रुप बनाओगे तो ये एटमों का ग्रुप है, बड़ा ग्रुप, और एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़ा ग्रुप, एम्पेरिकल फार्मूला छोटा ग्रुप। तो छोटे ग्रुप में आधे आधे एटम तो नहीं आएंगे, पूरे आएंगे। लिहाजा आपको करना क्या है? अब देखो, आप इसको 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। ऐसा डिजिट ढूंढो जो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए। जैसा कि 6, आपने 6 से इसको डिवाइड किया, आपको आंसर मिल गया ये। अब समझो कार्बन का रेशो सिंप्लीफाई किया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देखें कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा डिजिट जो इसको सिंप्लीफाई करे, और नहीं है, ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर करोगे पॉइंट्स में आ जाएगा। तो इसलिए अब इसका नंबर क्या बना? कार्बन 1 एटम, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 हो गया। अब बेंजीन में देखो, ये रेशो था, ये हाईएस्ट रेशो था, इसको मॉलिक्यूलर रेशो भी कहते हैं। आपने 6 से डिवाइड किया इसको, आंसर आपको क्या मिला? 1:1 मिला। तो इसका मतलब है बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन, ये सिंपल अगर हम इसके रेशो को देखें, जो कम से कम एटम हो सकते हैं छोटे से ग्रुप में, जहां से ये कंबाइन होना, एम्पेरिकल बताता है मॉलिक्यूल बनना शुरू कहां से हुआ था, यहां से हुआ था। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा। बेंजीन देखा ना आपने, उसमें अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो हर कार्बन के साथ एक एटम है। यहां पर हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन। मतलब उसमें एम्पेरिकल फार्मूला में ये आपको पता चलेगा कि किसी एटम के साथ कोई उसका एक एटम होगा जो सेंट्रल होगा, उसके साथ बाकी एटम कितने लगाएंगे। तो ऑर्गेनिक में हमेशा कार्बन सेंट्रल एटम होता है, सिंपल तरीका। अब उसके साथ बेंजीन में जब आप देखेंगे, पर कार्बन 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर ग्लूकोज में पर कार्बन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा। तो अब ये इसका क्या कहलाएगा? ये इस कंपाउंड का कहलाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। मतलब हमने इन मॉलिक्यूलर रेशोस को कम कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, मॉलिक्यूलर रेशो मिल गया। अब क्या इस तरह है कि हर मॉलिक्यूल को, हर कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूल है, क्या उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला उसका चेंज होगा? तो इसका आंसर बहुत आसान सा है। कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें अगर रेशो सिंप्लीफाई हो जाता है, कंप्लीट डिजिट्स में आ जाता है, लीस्ट में होता है, तो वो तो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर चेंज होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन वहां जहां पर आप उस रेशो को देखते हैं, आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, वो होता ही नहीं है। तो वहां समझ लो एम्पेरिकल रेशो और मॉलिक्यूलर रेशो सेम हो गया। तो वहां एम्पेरिकल फार्मूला भी, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। फर्ज करें, आप सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट लें। H2O
मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स दी थी, मैं यहाँ इसलिए वही रिपीट कर रहा हूँ ताकि जिनको समझ में नहीं आए वो दोबारा रिपीट हो जाएगा उनका। देखें हाइड्रोजन कितने हैं 2, फिर ऑक्सीजन कितना है 1। अब ये है मॉलिक्यूलर रेशो। अमोनिया में आप देखेंगे नाइट्रोजन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3, और मीथेन में आप देखेंगे तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो 1:4, 1:3, 2:1। क्या आप कह सकते हैं कि इन रेशोज को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे करेंगे तो सही, लेकिन पॉइंट्स में आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो यहां पर आप देखें ऑलरेडी रेशो किस में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एटॉमिक रेशोज। तो वहां पर ये कंफर्म हो जाती है चीज कि वहां पर क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब बेटा इसमें एक और चीज़ आपको बताते हैं। आपको बताया था ना आयोनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमेशा क्रिस्टलाइन, ज़्यादातर क्रिस्टलाइन में होते हैं, कुछ हैं एमॉर्फिक फॉर्म में होते हैं। जहाँ एमॉर्फिक फॉर्म में होते हैं तो वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में तकसीम हो सकते हैं, लेकिन 90% से भी ऊपर, अबव 90% क्या है? क्रिस्टलाइन है। तो क्रिस्टलाइन जो आमतौर पर आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूं फार्मूला यूनिट में कि हम उन आयंस को तोड़कर अलग नहीं कर सकते, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, वो एक फॉर्म में होते हैं। और इस फॉर्म में होने की वजह से, एक साथ होने की वजह से इनका ऑलरेडी हम जो यहाँ पर फार्मूला यूनिट बनाते हैं, फार्मूला यूनिट खुद जो है वो क्या है? वो समझो सिंपलेस्ट रेशो है। फार्मूला यूनिट में आप लेते ही सिंपलेस्ट रेशो है कि कितने आयंस आपस में कंबाइन हैं। अब अगर फर्ज करो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे कम, भला आधा सोडियम आयन आधा बॉन्ड बनाए एक क्लोरीन के साथ, आधा आयोनिक बॉन्ड बनाए दूसरे क्लोरीन के साथ, हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। इतना यूनिट कंबाइन हो सकता है। इसी तरीके से Na2S2O3 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? क्या हम इसमें अलग कर सकते हैं? नहीं, ये एक नेगेटिव आयन की शक्ल में होगा, ये पॉजिटिव आयन की शक्ल में। इसको तोड़ोगे, केटाइन इसका एक भी निकाल दोगे तो ये कंपाउंड का समझो कॉम्बिनेशन, ये इतने कम से कम आपस में आयंस, इतने बॉन्ड्स आपस में बना रहे हैं। तो इसलिए याद रखें कि जहां पर आपको आयोनिक कंपाउंड्स मिलें तो आयोनिक कंपाउंड्स में हमने क्या करना है? आयोनिक कंपाउंड्स में किस बात को जहन में रखना है? इस बात को जहन में रखना है कि आयोनिक कंपाउंड्स में मोस्टली, मैं मोस्टली इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ऐसे एमॉर्फिक यूनिट्स हैं जो अलग हो सकते हैं, पर वो फ्यू, बहुत कम है। वो हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है आपको, लेकिन आयोनिक कंपाउंड्स हैव सेम, इनका क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला। कभी कभी इनके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला वर्ड कहीं यूज हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, मॉलिक्यूलर रेशो की लिखते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। एक्चुअली वहाँ मॉलिक्यूल का कंसेप्ट नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं होगा। चूंकि हम जब ये बात करते हैं हाईएस्ट रेशो में मॉलिक्यूलर रेशो ले लेते हैं और लोएस्ट में एम्पिरिकल रेशो, तो ये रेशो की वजह से कहीं कहीं वर्ड आ जाता है मॉलिक्यूलर रेशो आयोनिक कंपाउंड्स में। एक्चुअली ये इम्प्रॉपर वर्ड है, पर ये क्योंकि टर्म मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल में यूज हो रहा है तो इस वजह से। तो एम्पिरिकल फार्मूला एंड यहां पर मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर रेशो। तो आपने ये जहन में रखना है, ये मेरी बात, बच्चे फिर कहेंगे आपने तो गलत बता दिया, मॉलिक्यूल तो आयोनिक में होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होता, कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन यहां पर रेशोज की जब बात आती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना, तो कोवेलेंट कंपाउंड में भी निकालेंगे कंप्लीटली। एक नेगेटिव आयन है तो उस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और लेस है तो प्लस चार्ज, जैसे HCl है। अब देखो ना, HCl जो है आयोनिक कंपाउंड तो नहीं, कोवेलेंट है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कंप्लीट चार्ज सपोज की जाएगी। यहां पर भी ऐसे
यहाँ रेशो की जब बात आएगी तो मॉलिक्यूलर रेशो, या फिर कभी अगर वो कहें कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये पॉसिबल है, लिखा जाता है, लेकिन ऐसे हरगिज नहीं है, ये सिर्फ टर्मोलॉजी में इस्तेमाल होता है। तो इनका इंपेरिकल रेशो, फार्मूला यूनिट वाला रेशो ही सिंपलेस्ट है। भले ये अगर यहाँ रेशो सिंप्लीफाई हों भी आपने नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे तो ये एग्जिस्ट करते ही नहीं है, इनकी बॉन्डिंग ही खत्म हो जाएगी। एक आयन का एक आयोनिक बॉन्ड आपने अलग कर दिया, वो खत्म हो जाएगा। यहाँ तक बात बेटा समझ में आ गई? तो आयोनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मोस्टली क्या होगा? सेम। अलबत्ता जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनका एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर वहाँ चेंज होगा जहाँ उनका रेशो सिंप्लीफाई हो सकता है फर्दर, और वहाँ नहीं होगा, वहाँ एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर क्या होंगे? सेम होंगे। जहाँ आप रेशोज़ को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जहाँ कर सकते हैं वहाँ चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? चल